हाँ बेटा, हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। हम बात कर रहे थे बेटा, ज़्यादा समय अब नहीं निकालेंगे, मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं जी। आ जाए मुद्दे पे मेरे बच्चे। हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यही पढ़ रहे थे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश में एक तो मेरे बच्चों हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो इसका सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था ये वीसी मिश्रा ने किया था। और वीसी मिश्रा के द्वारा जो वर्गीकरण किया था उसके नंबर है ना, उसके 7 भागों में उन्होंने विभाजन किया था। और आपको वो 7 नाम आने चाहिए। क्षेत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता तो ऐसे डरने वाला विषय नहीं, कि अभी तक ऐसा कोई पर्सन वहाँ से बना नहीं। बस ये पूछा गया हुआ, एक बार पूछा गया कि जी कुलदीप हो जाएगी बेटा, है ना, हो जाएगी, मैं आज करता हूँ बात। तेरी की धर्मेंद्र डफा। हाँ भाई, तो उसके नाम आपको याद रखने हैं। नहरी क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, अरावली क्षेत्र है, चंबल बीहड़ क्षेत्र है, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश है और एक दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है। उसके बाद में मेरे बच्चों हमने पढ़ा था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ा था HM सक्सेना। और यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में 100% अब जो भी क्वेश्चन आता है ना तो वीसी से आता है ना किसी और से आता है, ना वीसी से आता है ना पीसी से आता है, क्वेश्चन जो आता है वो 100% HM सक्सेना के अनुसार ही आता है। और HM सक्सेना ने राजस्थान को बांटा था 4 भागों के अंदर और इन 4 भागों को हमें यहाँ से पढ़ना था। इन 4 भागों को पढ़ना था यहाँ से जी। और इन 4 भागों में से मैं बताऊँ आपको, हमने यहाँ से एक स्टार्ट कर दिया था पश्चिमी मरुस्थल। और ये मैंने आपको बता दिया था कि पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान के बीच से होकर के, मध्य से होकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जाती है और इसके पश्चिमी भाग को हम बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थल। यदि इससे की बात करें तो ये भारत में थार के मरुस्थल का हिस्सा है और हमने इसकी भी चर्चा कर ली थी। और विश्व के अंदर ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। उसके बाद में हम लोग आगे थे, अवशेष की बात करें तो टेथी सागर का अवशेष है और पश्चिमी मरुस्थल टेथी सागर का अवशेष है। इस बात के प्रमाण की चर्चा करें तो ये कुछ प्रमाण मैंने यहां पर लिखे थे सब। राम राम भाई, है ना, कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली खारे पानी की झील, जिनके भी कोई ऐप में कोई समस्या है ना, एक बार बेटा वो अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लो, हो जाएगा बेटा, है ना। और महेंद्र मीना आई थिंक मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिलेगी तो मैं क्लास खत्म होने के बाद मेरे टेक्निकल टीम से बात करके और मेरे बच्चों सबको बोल दूंगा, उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है। ओके भाई जी। फिर यहाँ पर एक तो पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली खारे पानी की झील है, एक पश्चिमी राजस्थान में अवसादी चट्टानों का मिलना, एक अपने यहाँ पे सामान्यतः इनका निर्माण, जो अवसादी चट्टानें का निर्माण समुद्री भाग में होता है इसीलिए हमने माना था, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना और समुद्री वनस्पति का मिलना, ये तो यहाँ पर हो गए थे भाई, ठीक है भाई कविता। चलो आगे देखो, उसके बाद में हम थोड़ा सा और चल रहे थे कि इस पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, इसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं आती हैं। तो सबसे पहले मैंने मैप के साथ बताया था कि इस मैप के अंदर इधर से होकर के लगभग ये अपना है झुंझुनू, ये सीकर, ये डीडवाना कुचामन, नागौर, ये कुछ ब्यावर का है, ये पाली है और इधर सिरोही जालोर के पास से, मतलब इधर से होता हुआ अपने ये सांचौर है और ये जालोर का क्षेत्र है। यहाँ से होकर के एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। और इस पश्चिमी मरुस्थल की अब बहुत सारी विशेषताएं आती हैं। जैसे एक तो मेरे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, इसके क्षेत्र की बात करें तो ये आ जाएगा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%। इसका क्षेत्र कितना है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11%। यदि हम यहाँ पे जनसंख्या की बात करें, तो राजस्थान की लगभग 40%, राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या जो है वो यहाँ पे निवास करती है। इसका मतलब एरिया तो हो गया ज़्यादा और जनसंख्या है कम। तो यहाँ से एक बात आ जाएगी कि यह राजस्थान में
यह राजस्थान में न्यूनतम, यह राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला, न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, वाला भौतिक प्रदेश। यह राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं और उन 4 में से बेटा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मामला वहाँ पर अभी पेच फंसा हुआ है। फलोदी कहाँ पर है, इसलिए तो हमने थोड़ा सा सीमा से मैं थोड़ा सा बाहर रहा हूँ, अभी रिसेंटली 2-5-10 दिन के अंदर अपनी आर्थिक समीक्षा आ जाती है और हो सकता है उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें यहाँ से निकल के आ जाए साहब जी। अनिता बेटा आ रही हैं, रवि बेटा मिल जाएगा, है ना, करते हैं बात उसको भी जी। तो ये राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश हैं और उन 4 में सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है, यहीं पर है। एक आ जाएगा कि यह विश्व में सर्वाधिक, यह विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक जनघनत्व एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल की पूरे दुनिया के अंदर जितने भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। यदि हम बात करें सहारा के मरुस्थल की बात करें, गोबी के मरुस्थल की बात करें, अरब के मरुस्थल की बात करें या तकला मरुस्थल की बात करें, पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, है ना, पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सबसे अधिक जनघनत्व यहाँ पर है, ठीक है जी। और विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पर है। और इसी के आधार पर एक आता है डॉक्टर ईश्वर प्रसाद द्वारा पश्चिमी मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी गई। ये भी याद रखना कि पश्चिमी मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी गई डॉक्टर ईश्वर प्रसाद के द्वारा। रुक्ष का मतलब ये रूखा भी है और यहाँ पे वृक्ष भी बहुत सारे आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो थोड़ा सा और आगे चलें। एक यहाँ पर आ जाती है अपनी मिट्टी की बात करें, यहाँ पे मिट्टी की बात करें मेरे बच्चों, तो यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है ये बालू या रेत मिट्टी कह सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी कैसी है, बालू या रेत मिट्टी। और इस बालू या रेत मिट्टी की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ये कि इसकी हम बात करें इसकी उत्पादन क्षमता कम होती है, उत्पादन क्षमता जो है ये कम होती है, एक तो याद रखना। एक यदि हम बात करें इसकी संगठन क्षमता की बात करें, संगठन क्षमता जो है ये संगठन क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। और एक आता है कि इसकी जल ग्रहण क्षमता, जैसे जल ग्रहण कह दूं, कई बच्चे कहेंगे सर धारण कह दूं तो धारण भी कह दूं, जल ग्रहण जल धारण क्षमता जो है ये भी क्या होती है, कम होती है। अब हो सकता है आप में से कई बच्चों के दिमाग में आए कि सर ऐसा थोड़ी ना होता, विस्तार के जले बताता हूँ बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता सर, अब बालू मिट्टी में कितना भी पानी डाल दो, बालू मिट्टी जो है ना, बालू मिट्टी तो पानी बहुत सारा सोख जाती है और आप तो कह रहे हो कि इसकी जल ग्रहण जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो देखो, तो ये ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं आपको, ऐसे कैसे आपको नोट्स बना लेने, क्षेत्र है, जनसंख्या है, ये देखो मैंने एग्जैक्ट ऐसे कैसे नोट्स की तरह लिखा कि यहाँ पर मिट्टी कैसी है, तो बालू या रेत मिट्टी, इसकी ये विशेषताएं आते हैं। संगठन का मतलब आप देखो खेत में गए होंगे कभी, ओके बेटा पारिक जी, जी है ना, सैंड है यहाँ पर, बालू सैंड यहाँ पर है। चलो देखो, संगठन क्षमताओं का मतलब है, हम कहें कि बॉन्ड कैपेसिटी की बात करें, संगठन क्षमता का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप खेत में जाते होंगे तो खेत के अंदर आपने जब हल चलने के बाद देखोगे मिट्टी के इतने बड़े बड़े ढेले देखे होंगे, ढेले बोलते हैं हिंदी में। हम देसी भाषा की बात करें, महाराष्ट्र खवाटी सी बात करा, हाँ मानचित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज ना भी बनाओ तो कोई सुनिए। बोला ढीमड़ा, ढेले या ढीमड़ा, तो जिस मिट्टी में ढेले या ढीमड़ा बने हैं ना,
यदि बात करें इसका मतलब वो मिट्टी आपस में जुड़ने की क्षमता रखती है, तभी तो ढेले या ढीमने बड़े होंगे। जी भाई, राम राम, है ना भाई, है ना। तभी तो बने होंगे। और बालू मिट्टी में हाथ देना और बाद में बालू मिट्टी को बाहर निकालना और देखना और छोड़ना, धीरे धीरे एक एक कण बिखर जाता है। इसका मतलब बालू मिट्टी जुड़ के नहीं रहती है। अब इसकी चीजें आगे काम आएंगी साहब, ये बहुत सारी बातें आगे काम आएंगी। ठीक है, चलो आगे। हाँ, ढेकले बोलते हैं, वही डेगड़ा बोलते हैं, वही 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 वही। तो वो बने तब जब मिट्टी की संगठन क्षमता थी। डगड़ा बोला, वही बात है बेटा। हाँ जी पिंकी, है ना। किशन लाल, ओके। चलो आगे देखो, उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखो, यहां से मैंने इधर से लाइन खींच दी और ये लाइन कौन सी है भाई, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। मैं बार बार इसलिए खींच रहा हूं ताकि आपके याद हो जाएगी। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ताकि आपके चीजें याद हो जाए। एक यदि हम बात करें, यहां से आता है खनिज की बात करें, अब उसकी भी चर्चा करूंगा। जिसके माइंड में आया होगा ना कि सर पानी तो बहुत सारा सोखती है, ये बात यहां से है जी। हाँ जी जी, तो यहाँ पे खनिजों की बात करें तो मेरे बच्चों मुख्य रूप से यहाँ पर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर खनिजों की बात करें तो मुख्य रूप से खनिज कौन से आते हैं, अधात्विक खनिज। और इस अधात्विक खनिजों के अंदर भी एक तो यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है चूना, पत्थर और जिप्सम। यहाँ पे मुख्य रूप से चूना, पत्थर और जिप्सम जो है, ये दो यहाँ पर पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर अधात्विक खनिज है और अधात्विक खनिजों के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पे चूना, पत्थर और जिप्सम जो है, ये दो यहाँ पर पाए जाते हैं। एक इसी पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ अधिक वर्षा होने पर, यहाँ अधिक या कहें सामान्य से अधिक, अधिक भी नहीं कहूँ, यहाँ सामान्य से, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहा, सामान्य से अधिक वर्षा होने पर, यहाँ सामान्य से अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आती है, बाढ़ आती है जी। अब ये बाढ़ आती है तो कई बार तो प्रश्न आता है इसका कारण क्या है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछता है कि यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल में सामान्य से अधिक वर्षा होने पर यहाँ पर बाढ़ आती है साहब, तो इस बाढ़ का कारण क्या है मेरे बच्चों, उसको ध्यान में रखना जी। लीलावती, यहाँ पे क्या हुआ उसको कारण को समझना। कारण की बात करें तो अपना ये जो धरातल है, ये तो आपका क्या हो गया, धरातल, ठीक है बेटा। और इस धरातल के ऊपर यहाँ पर मिट्टी कौन सी है मेरे गुलगुलो, तो यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी यहाँ पर मिट्टी तो कौन सी है, रेतीली मिट्टी। सही बात है ना, यहाँ पे मिट्टी कौन सी है, रेतीली मिट्टी। गलत तो नहीं बोल रहा जी। अब यदि यहाँ पे बारिश होती है, अब यहाँ पे क्या होगी, वर्षा। तो इस भूगर्भ के नीचे की बात करें, भूगर्भ के नीचे पहले तो एक खनिज का जमाव है और इस खनिज को कहा जाता है चूना पत्थर। उसके बाद में नीचे की बात करें, इस चूना पत्थर के नीचे जो जमाव है, ये जमाव है अपने जिप्सम का। ये जमाव किसका है, जिप्सम का, मतलब जमीन की बात कर रहा हूं मैं। ये बात समझ में आ गई क्या कि पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा सामान्य से अधिक वर्षा होने पर यहाँ पे बाढ़ आती है। यदि पूछा जाए सर बाढ़ क्यों आती है, तो बाढ़ का रीजन अब आएगा साहब। यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो है अपना धरातल और धरातल के ऊपर पाई जाती है रेतीली मिट्टी, धरातल के नीचे चूना पत्थर और जिप्सम है, क्योंकि खनिज जो है वो हमें भूगर्भ के अंदर पाए जाते हैं। अब मेरे बच्चे, जब यहाँ पर बारिश होती है, जब यहाँ पे बारिश होती है, जी जी जी, जब यहाँ पे बारिश होती है तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता नहीं है, जल धारण क्षमता नहीं है, और मिट्टी के, बालू मिट्टी जो होती है, रेतीली मिट्टी, इसके कणों का आकार बड़ा होता है। कणों का आकार की बात करें, ये आकार बड़ा होता है साहब।
कणों का आकार बढ़ा और ऐसी स्थिति के अंदर ये मिट्टी पानी को नहीं सोखती और पानी सीधा नीचे जाता है और किसके पास? चूना पत्थर के पास। मतलब जमीन पानी सोखती नहीं है, कणों का आकार मोटा है तो पानी उस कणों के बीच से होती हुई नीचे चली जाती है। तीनों बुक कैसे ले बेटा? उत्कर्ष ऐप के ऊपर बुकशाला है, वहां पे जाकर के ले सकते हो। तो अब नीचे गई। अब गुरुजी चूना पत्थर क्या होता है? अब आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर चूना पत्थर को नहीं जानते, उसको भी बता देते सर। मीना क्या हो बेटा? है ना, घर में मकान बनाते समय हम लोग कड़ी लेके आते हैं, कली लिए होगे ना, उस कली को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं चूना पत्थर। और उस कली की आपने एक विशेषता देखी होगी, जब कली में शुरुआत में जब उसको भिगोते हैं, पानी डालते हैं तो बहुत सारा पानी सोखती है और उस कुछ समय के बाद वो जो कली है वो पानी को छोड़ती है ना, तो ऐसी स्थिति में पानी आ जाता ऊपर और नीचे कली जमा हो जाती है। वही बात यहां से आ जाती है साहब कि बारिश होने पर एक बार तो चूना पत्थर, है ना, एक बार तो चूना पत्थर पानी को सोखता है और उसके बाद में इस पानी को छोड़ देता है। अब वो पानी को छोड़ा तो पानी नीचे जाएगा और नीचे कहां जाएगा? जिप्सम की ओर। और जिप्सम कहती है कि तेरी मेरी नहीं बनती। जिप्सम पानी को क्या कहती है भैया? तेरी मेरी नहीं बनती है। और जिप्सम इस पानी को नीचे नहीं जाने देती, है ना, इसको नीचे नहीं जाने देती। अब यहाँ पे बारिश होती रहेगी और पानी जो है नीचे आएगा और यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा और धीरे धीरे पानी यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा और एक समय के बाद ये धरातल पर भी इकट्ठा हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं? बाढ़। तो यहाँ पर बाढ़ आने का कारण क्या माना जाता है? तो मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन लिखवाता हूं, भूगर्भिक जिप्सम की जमाव पेटी। भूगर्भिक जिप्सम का जमाव, कि पश्चिमी मरुस्थल के भूगर्भ में जिप्सम का जमाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आती है? बाढ़ आती है। तो यहाँ सामान्य से अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आती है और एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जाता है कि भैया बाढ़ आने का कारण क्या है? तो यहाँ पर इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर भूगर्भिक रूप से आपके जिप्सम का जमाव। एक और देखो, यहाँ पर बाढ़ आती है तो इस बाढ़ के एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे वर्ष 2006 सबने पता पड़ा होगा, कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी, आई कि नहीं आई? 2006 में कवास में आई थी। 2012 के अंदर आपके सांचौर में भी बारिश आई थी, बाढ़ आई थी। तो आपके गुढ़ा मलानी की बात करें, यहां पर भी बाढ़ आई जी। बाढ़ के एग्जाम्पल की और बात करूं तो 2022 के अंदर बाढ़ आई आपके जोधपुर में। और 2023 की बात करूं तो 2023 में बाढ़ जो है ये आपके सांचौर में भी आई है। 2023 में बाढ़ जो है ये आपके जोधपुर में भी आई और 2023 में बाढ़ जो है ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर घग्गर नदी का पानी कई दिन बरा रहा था, वो भी आई। ठीक है भाई। तो यहां से खनिज, अधातुई खनिज, और खनिजों में कौन से हैं? चूना पत्थर और जिप्सम। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? यहां, उसके बाद है यहां सामान्य से अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आती है। फिर इसी में आप लिखोगे बाढ़ का कारण भूगर्भिक जिप्सम का जमाव और बाढ़ का एग्जाम्पल। तो 2006 कवास बाड़मेर, 2012 सांचौर और गुढ़ा मलानी की बात करें ये यहां से, और एक यहां पर आ जाएगा आपका 2022 में जोधपुर और 2023 में सांचौर और जोधपुर का नाम आ जाएगा साहब। ठीक है, चलो आगे। ओके मेरे बेटा, आगे देखो। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा मैप खुद बनाता हूं ताकि आपको भी उसी प्रकार से आदत पड़ जाए। जैसे ये राजस्थान बना दिया और इस राजस्थान के बीच से होकर के वर्षा रेखा कौन सी निकाल दी? 50 सेंटीमीटर। अब जी सेम भी तो जिप्सम की जैसे। हाँ बेटा पंडित। अब देखो ये आपका पश्चिमी मरुस्थल है
कि गुरुजी अब इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, और भी आएंगी। एक यदि हम बात करें यहाँ पर अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पशुपालन एवं कृषि आधारित। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है लोगों के रोजगार की बात करता है। अर्थव्यवस्था का मतलब लोगों के रोजगार की बात यहाँ पर की जाती है। और लोगों के रोजगार की बात करें तो या तो वो पशुपालन और कृषि आधारित आते हैं। जब यहाँ पे कृषि की बात की गई तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कृषि को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर रेतीली मिट्टी है तो कृषि तो भाई कम होती होगी, बारिश भी कम है, बारिश भी कम होती होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कृषि होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक तो यदि हम बात करें कृषि का प्रकार, कृषि में आ जाएगा कृषि का प्रकार कि पश्चिमी मरुस्थल में किस प्रकार की कृषि की जाती है। एक तो इसको कह दिया जाता है चक्रीय कृषि, और चक्रीय कृषि का मतलब होता है कि एक ही मौसम में बोई जाने वाली फसलों को बदल कर बोना। जी, ये यहां से आ जाएंगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ साहब? इसका कहने का मतलब बेटा ये है, जैसे इस बार हमने खरीफ के अंदर बाजरा लगाया, बाजरा, उसके बाद रबी में हमने कुछ भी लगा दिया हो, फिर दोबारा खरीफ आ गई, इस बार हमने लगाया गंवार, फिर रबी आ गई जो भी लगाया, फिर खरीफ आ गई, इस बार हमने लगा दिया मूंग। तो देखो एक ही सीजन, इस खरीफ में, इस खरीफ और इस खरीफ तीनों में देखो हर बार हमने फसल को क्या है बदला है। तो एक ही सीजन के अंदर है ना, एक ही सीजन के अंदर फसलों को बदल बदल कर बोना, ये क्या कहलाता है भैया? ये आपके कहलाता है चक्रीय कृषि। एक यहाँ पे कृषि के प्रकार की बात करें तो एक यहाँ पर आ जाता है विरल कृषि। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में विरल कृषि भी की जाती है। विरल कृषि का मतलब है कि जहां कृषि क्षेत्र अधिक एवं जनघनत्व कम होने पर की जाने वाली कृषि। कहने का मतलब ये कि सामान्यतः हाँ बेटा मनोहर भील हो जाएगा 100% बेटा। विनीता मीना क्या पूछा बेटा? भाई देखो टॉपिक से रिलेटेड पूछोगे तो बता दूंगा भाई, ऐप के संबंधित तो बातें तो मैं क्लास के बाद ही पूरा कर कहूँगा, अभी तो कुछ नहीं कर सकता। मैं क्लास के बाद कहूँगा भाई मेरे क्लास के कमेंट्स देखना और वो आपको करेंगे। जी रीट में सब टॉपिक है बेटा। मनोहर बेटा डल जाएंगे, चिंता मत करो साहब। डगला क्या होता है? देखो खेत में डगले की बात करें, खेत में जाते हैं ना तो हल चलते हैं तो मिट्टी के पत्थर से बनता है ना, उन्हीं को डगला बोलते हैं साहब। सबके आ रहे हैं मीना, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, चिंता मत करो, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ ममता, उस पर चिंता करूंगा बेटा, ठीक है। राजस्थान भूगोल में कौन चैप्टर है? महेंद्र आ जाएगा, सबकी चिंता करता है भाई। एक बच्चा पूछा गुरुजी, महेंद्र पूछा गुरुजी राजस्थान भूगोल में कौन चैप्टर है? तो जो चैप्टर होंगे सब पढ़ाऊंगा, क्यों चिंता करता है मेरे गुलगुली, क्या डोपा हूँ भगवान। मैं आज ना किसी से बात करना पड़ेगा कि गुरुजी ऑनलाइन आकर के गब्बू गालने की सुविधा है कि नहीं है। यदि ये मिल जाए ना ऑनलाइन गब्बू गालने की सुविधा तो मजा आ जाए फिर। जी ठीक है। विरल कृषि, तो अपने यहाँ पर कृषि जो है पश्चिमी मरुस्थल के अंदर कृषि का प्रकार पूछा जाए तो पश्चिमी मरुस्थल में चक्रीय कृषि भी की जाती है और अपने यहाँ पर विरल कृषि भी की जाती है। इसी कृषि के अंदर यदि हम बात करें फसल तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ सर्वाधिक खरीफ फसल बोई जाती हैं। पश्चिमी मरुस्थल में सबसे अधिक कौन सी फसलें बोई जाती हैं? खरीफ की फसलें बोई जाती हैं साहब जी।
और एक यदि हम बात करें इसी कृषि में आ जाएगा कि यहां भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु मूंग मोठ बोया जाता है। इसका मतलब आपने देखना खरीफ के सीजन में देखना, अपन तो अटन पड़ रहे हैं खेतान आदमी यहां। जी, यदि हम बात करें कि सामान्यतः आप खरीफ की फसल में देखना, ओके भाई, है ना, आपने देखा होगा कि बाजरे के साथ आपको मूंग मोठ मिलती है, और बाजरे के साथ मूंग मोठ कौन सा जुड़े करंट। जी पक्का, जैसे जैसे करंट अफेयर्स आएगा सब बता दूंगा बेटा, चिंता आपको पढ़ते रहो। यहां तक बोलो कोई बचा है तो आगे मत चलो, सुनो बात को, सबकी सुन ली मैंने, आगे मत चलो। यहां तक कोई चीज बच गई हो तो बता दो, आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे कवर होती जाएगी। हाँ शकुंतला भाई बोल। इतना ही पढ़ा है बेटा, भौतिक प्रदेश में तो आए मेरे बच्चे, ठीक है। तो आपने देखा होगा क्योंकि खरीफ की फसलों के अंदर मूंग मोठ बोई जाती है। क्यों बोई जाती है भाई? क्यों? क्योंकि वो मटर प्रजाति के पौधे हैं और उनकी जड़ों में जो है ना एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो कि भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। इस मूंग मोठ की बात करें, ये मटर प्रजाति के पौधे हैं, मटर प्रजाति के पौधे हैं। और यदि हम बात करें इस मटर प्रजाति के पौधों में राइजोबियम नामक जीवाणु है जो कि भूमि में क्या बढ़ाता है? नाइट्रोजन बढ़ा देता है, और नाइट्रोजन भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है साहब, ठीक है। ये हो गया यहां से, चलो आगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, देख लो आप। जी एल्फीसोल भी कहते हैं, मृदा आएगी बेटा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। जब मृदा का पोर्शन आएगा तो सब बताऊंगा, एल्फीसोल क्या है, वर्टिसोल क्या है, इंसेप्टिसोल क्या है, एरिडोसोल क्या, सब बताऊंगा मेरे बच्चों। क्यों गुलगुलों की तरह करते हो? हाँ भाई, चलो बेटा आगे। ओके भाई आगे देखो, हाँ ज्यादा बोल, हमें पानी नहीं रहे मेरे बच्चे, आ जाओ आगे देखो मेरे गुलगुलो। जहां आपको लगे ना गुरुजी ये रह गया, बस आप तो पढ़ते चलो, और मैं कहूं ना कि ये हो गया तब कहना गुरुजी ये रह गया, और चेप देंगे, अपनी घर की क्लास है, कहां भग के जाना है भाई। ज्यादा क्या होगा, 3 महीने से 3.5 महीने लग जाएंगे भाई। 100 क्लास की जगह 110 क्लास हो जाएगी, इतना ही तो होगा ना बस। तो फिर क्यों डर रहे हो मेरे बच्चे? चिंता मत करो, हर एक बात सुनता हूं, आ जाओ। ये वर्षा रेखा कौन सी है बेटा? आदत में डाल लेनी है 50 सेंटीमीटर, और इधर ये क्या हो गया आपका पश्चिमी मरुस्थल। जूमिंग नहीं आएगी बेटा। अब देखो इस पश्चिमी मरुस्थल में और चीजें आती हैं, एक यहां से आ जाती है गुरुजी, यहां पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है? वनस्पति। तो बेटा यहां पर वनस्पति की बात करें, उसको एक तो हम कह सकते हैं मरुदभिद, या इसको कह सकता हूं कांटेदार, या इसको मैं कह सकता हूं झाड़ी नुमा। तो पश्चिमी मरुस्थल में वनस्पति कैसी हो गई? मरुदभिद, कांटेदार या झाड़ी नुमा हो गई सर। पागलो जा। हाँ ये हुई ना बात अनिता बेटा जी। और इसी मरुदभिद, कांटेदार और झाड़ीनुमा की बात करें, इसका एक अन्य नाम भी आता है, अन्य नाम, और इसे कहा जाता है जीरोफाइट्स। इसको क्या बोलते हैं?
जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। जी, वनस्पति हो गई। एक यहां से आता है इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर कि भाई यहां पर अपर्दन की बात करें, यहां पर अपर्दन कैसा होता है, तो अपर्दन की बात करें तो आ जाएगा कि यहां सर्वाधिक अपर्दन वायु द्वारा किया जाता है। यहां सर्वाधिक अपर्दन जो है, अपर्दन वायु द्वारा किया जाता है, वायु द्वारा किया जाता है। आगे बात समझ में? अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, इरोजन की बात करते हैं साहब। और यहां पे सबसे अधिक अपर्दन किसके द्वारा मेरे बच्चों? पवनों के द्वारा या वायु के द्वारा। लेकिन अब यहां से देखो, आपके समझना बात, मुझे पता है कि मेरे पास बच्चा जो है वो पुलिस कांस्टेबल से लेकर के और आरएस मेंस तक का बच्चा है। भाई पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहा होगा, फर्स्ट ग्रेड की भी, सेकंड ग्रेड की, आरएस प्री की भी कर रहा होगा, कोई बच्चा मेंस का भी होगा, कोई आपके एलडीसी का भी होगा, कोई महिला सुपरवाइजर का भी होगा। सब यहां पर आता है साहब, है ना भाई? ये यहां से आ गई। अरे नहीं रे मनीष, मुंडे छोरा कूट दूंगा मैं ऑनलाइन मुक्को गलने की सुविधा को नहीं। मतलब जिस दिन मैं ऑनलाइन मुक्का गलने सुविधा ना, तो सबसे पहले मेरा मुक्का मनीष मुंडे लेके जाके लगता तेरी की फट दे रे गुलगिला। हाँ जी, अब यहां से पूछा कि यहां पे सर्वाधिक अपर्दन वायु के द्वारा किया जाता है। और यदि पूछा जाए कि वायु के द्वारा होने का कारण क्या है, क्योंकि यदि पुलिस कांस्टेबल, देखो आपको अब यहां से चीजें समझते चलना, यदि यहां पर पुलिस कांस्टेबल, पशु परिचर, यदि इनकी बात होती तो वहां पे सीधा बोलते कि पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक अपर्दन किसके द्वारा? वायु के द्वारा। लेकिन मेरे बच्चों यहां पे रीट का बच्चा भी है, यहाँ फर्स्ट ग्रेड का भी है, सेकंड ग्रेड का भी है, इस कॉलेज लेक्चरर का भी है, आरएस का भी है, एसआई का है। तो वहां पर और थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेते हैं साहब, और वो क्या कि पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक अपर्दन वायु के द्वारा किया जाता है, क्यों? और फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे और उन 4 ऑप्शन में कहेंगे इनमें से कौन सा सही है, ऐसा भी पूछता है। तो यहां पर इसका भी कारण पता होना चाहिए। ये कारण की बात करें, एक तो आ जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर क्या पाई जाती है? शुष्क जलवायु लिख सकता हूं। इस शुष्क जलवायु को मैं क्या कह सकता हूं? वर्षा कम। बेटा जहां पे वर्षा कम होती है ना, वहां की जलवायु कैसी होती है? शुष्क। और देखो गर्मियों के अंदर हवा के द्वारा मिट्टी ज्यादा उड़ती है, और जहां बारिश खूब होती है वहां चाहे कितनी भी तेज हवा चले मिट्टी नहीं उड़ती ना। इसका मतलब मिट्टी तब उड़ेगी जब जलवायु एकदम शुष्क हो। यदि बारिश होती रहे, चलती रहे हवा, अपने बाप का क्या जाता है? नहीं मिट्टी उड़ती है। लेकिन जब सूखा होगा तब हवा चलते ही मिट्टी की धूं धा हो जाए, इसका मतलब यह हुआ शुष्क जलवायु का होना। एक तो ये का होना हो जाएगा जी। एक मैं कह दूं यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वनस्पति की कमी। यदि पेड़ भी ज्यादा होते तो भी अपर्दन कम होता, लेकिन यहां तो वनस्पति की कमी की बात भी यहां से आ जाता है। वकील शर्मा चिंता ना कर तू छोरे। उसके बाद में मेरे बच्चों एक कारण आता है कि यहां पर रेतीली मिट्टी का होना, रेतीली मिट्टी का होना। और रेतीली मिट्टी के अंदर इसका सबसे बड़ा गुण कौन सा? संगठन क्षमता का गुण, संगठन क्षमता कम होना। अब वो काम यहां पर आई, यदि मिट्टी की संगठन क्षमता तगड़ी होती साहब तो मिट्टी उड़ती क्या, लेकिन मिट्टी तो दूर दूर बिखरी रहती है, जैसे आजकल परिवार बिखर गए। नहीं पहले एक जगह रहते थे 5 आदमी, और परिवार में किसी एक के पास कमाई कम और एक की ज्यादा थी तो काम चल जाता था। अब बिखर गए साहब, तो बिखर गए तो लोगों ने भी बिखेर दिया। वही बात यहां से, तो मिट्टी की संयोजन क्षमता नहीं है, इसलिए मिट्टी अलग अलग रहती है। और मेरे बच्चों इसी की वजह से जब आंधी आती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, ये बात यहां से आ जाता है। तो ये भी लिखना भाई, वनस्पति और अपर्दन की बात करें, ये भी देख लो। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जी 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 जी,
चलो बढ़े आगे, आगे देखो साहब, और आगे देखो भाई, ये कहीं नहीं मिलेगा सिद्धार्थ, यहां आ जाएगा जिस दिन नौकर लग जाएगा उस दिन मुझे बता देना, मेरा मैं दे दूंगा मेरा। हाँ अब देखो बेटा, हमें ये तो पता है इधर से एक वर्षा रेखा खींच दी और ये हो गई 50 सेंटीमीटर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना लाइन, वो क्या हुआ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुरुजी इसके विस्तार के जिले बता दो, विस्तार के जिले। तो मेरे बच्चों विस्तार के जिलों को देखो, इस विस्तार के जिलों की बात करें तो यदि मैं ऐसे कहूं 33 जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार की बात करूं तो 33 जिलों के अनुसार इसका विस्तार कितने जिलों में था, 12 में। 33 जिलों के अनुसार तो इसका विस्तार कितने में था, 12 के अंदर था भाई सुरेश। और यहां से बात करें 12 कौन कौन से थे, गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, सीकर 5, नागौर 6, जोधपुर हो गया 7, पाली 8, जालोर 9, बाड़मेर 10, जैसलमेर 11 और बीकानेर की बात करें ये हो गया आपके 12 हो गए साहब। ठीक है, पुराने जिलों के अनुसार तो 12। अब यहां से कहें कि विस्तार के जिले और यहां से आ जाए कि भाई 50 जिलों के अनुसार, 50 जिलों के अनुसार की बात करें मेरे गुलगुलो, तो 50 जिलों के अनुसार की बात करें तो ये 12 तो है ही है, ये 12 तो है ही है जी। तो 12 तो मैं एक लिख ही दूं, 12 प्लस आगे चले, ये 12 नाम क्यों रटने, यदि जिसने दिमाग लगाया होगा, जिसको पढ़ना होगा, वो बोझ नहीं लेके घूमेगा। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व स्थल, हाँ बेटा जी, 12 तो ये है ही है। आगे आगे इसमें जो बने होंगे वो तो आगे एक तो कौन सा बन गया, तो 12 तो ये हो गए, उसके साथ साथ नंबर 13 यहां पर एक तो कौन सा बना बेटा, गंगानगर में अनूपगढ़ लोलाडो, ये अनूपगढ़ बन गया। नंबर 14 एक यहां पर कौन सा बना है, फलोदी लोलाडो, वो भी बन गया। नंबर 15 एक और लिख देता हूं जोधपुर, क्योंकि अब 2 हो गए जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। तो मैंने यहां पर जोधपुर एक बार लिखा, तो चाहे जोधपुर यहां पर इस जोधपुर को हटा करके चाहे मैं जोधपुर 2 बार लिख दूं, एक ही बात है। तो मैंने एक जोधपुर लिख दिया 15। उसके बाद 16 की बात करें, एक कौन सा हो गया बेटा यहां पर, बालोतरा। एक 17 की बात करें, यहां पर अपना कौन सा आ गया, सांचौर। मुख्य रूप से ये जिले यहां से आ जाएंगे साहब। हाँ वैसे की वैसे राहुल जी, है ना, ये यहां से आ गया 17। तो देखो अब गंगानगर, अब 12 में गंगानगर तो था, जोधपुर बेटा 2 हो गए, इसलिए मैंने जोधपुर यहां भी लिख रखा है और जोधपुर यहां भी लिख रहा है, एक जोधपुर शहर एक जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर तो था ही, अब जोधपुर 2 हो गए, है ना। तो अनूपगढ़ फलोदी एक जोधपुर और बढ़ गया, एक बालोतर 17 हो गए। लेकिन मेरे बच्चों कई जगह एक नीम का थाना का भी नाम आ जाता है। इसके साथ साथ यहां पर नीम का थाना ही क्यों, 18 की बात करें एक नाम यहां पर आ जाता है आपका डीडवाना, कुचामन का भी नाम आता है साहब। कितने हो गए, 18। डीडवाना कुचामन भी है, सब पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। किसी ने कहा 17, मैं 17 कर दिए, फिर किसी ने कहा 18 कर दिए। फिर एक 19 का भी नाम आ जाता है, और वो कौन सा है, नीम का थाना। लेकिन नीम का थाना का
यदि इस नीम का थाना की बात करें, इसका पश्चिमी हिस्सा इसके अंदर है, लेकिन फिर भी मानते हैं साहब कुछ हिस्सा नीम का थाना का भी है। मतलब ये कहें 18 तो पूरे पूरे मान के चलो, 18 तो पूरे पूरे हैं साहब, 18 तो पूरे पूरे हैं, उसमें तो कोई है ही नहीं। जोधपुर ग्रामीण कौन सा है? जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में देखो, ये जो बीच का है ना, ये तो है शहर, और इसके बाहर का है वो जोधपुर ग्रामीण जी। उसके बाद में एक 19 में थोड़ा सा शामिल करेंगे नीम का थाना पश्चिमी भाग, है ना, और एक शामिल करेंगे 20वां भी, और वो क्या है? ब्यावर पश्चिमी भाग। क्योंकि बेटा ब्यावर के अंदर किसको शामिल कर लिया? जैतारण पाली वाले हिस्से को शामिल किया गया है, और जैतारण पाली वाला जो हिस्सा था वो मरुस्थल का हिस्सा है। तो 18 तो पूरे पूरे हैं, और नीम का थाना का पश्चिमी भाग और ब्यावर का पश्चिमी भाग 20। तो यहां पे नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के लिए अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। केकड़ी नहीं जाएंगे ना, क्योंकि केकड़ी इधर है। जयपुर ग्रामीण कौन सा है? ये काला काला है तो है जयपुर शहर, और इसके चारों तरफ जो है ये जयपुर ग्रामीण है। हो रहे हैं भाई भाग्यश्री सोकरिया जी, भाग्यश्री हो रहे बेटा। तो इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट पूरी पूरी लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी यहां से, क्योंकि समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। और देखो ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली नए पेपर नए ये बनने के बाद 3 एग्जाम हो गई, और वहां से ये कहानी आई नहीं है साहब। केकड़ी अजमेर में होगा ना, हाँ इधर से इधर चल गया ना, केकड़ी अजमेर वाला पार्ट था, ये नहीं होगा शामिल जी। तो यहां पर 18 तो पूरे पूरे हैं, 19 में नीम का थाना का हिस्सा है थोड़ा सा जो आपके झुंझुनू की तरफ का है, और एक ब्यावर का हिस्सा पश्चिमी का आ जाता है। इस पश्चिमी भौतिक प्रदेश में, मरुस्थल में नहीं बेटा। हाँ केकड़ी नहीं है बेटा, मैंने कब कहा केकड़ी है? केकड़ी नहीं होगा, मैं भी खुद कह रहा हूं केकड़ी नहीं होगा भाई। तो बात समझ में आ गई विस्तार के जिले, इसलिए मैं पहले नहीं बता रहा था। तो इसको समझो और उतारो जल्दी से विस्तार के जिले, फिर और आगे चलते हैं भाई, क्योंकि विस्तार के जिले ही थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले थे। एक बच्चे ने कहा सर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही होगा क्या? हाँ लेकिन क्षेत्रफल नहीं पता अभी। 15 वाला जोधपुर ग्रामीण है शहर, जो मर्जी वो मान लो बेटा, है ना, जो मर्जी वो मान लो बेटा। जोधपुर जो मर्जी वो मान लो, इसको जोधपुर 2 लिख दिए मैंने, कोई से को कुछ ही मान लो, जोधपुर है। चले आगे। ओके साहब, ओके भाई लोकेश, बहुत बढ़िया। सिक्कर इधर आ गया ना डोपा, ये रहा 12 ये रहे ना, ये कह रहा सिक्कर किधर आएगा तेरी। चलो आगे। ओके आगे देखो साहब। हाँ अब नेक्स्ट अगला आता है, अगली क्या कहानी है उसको समझना। ये अपना राजस्थान, और यहां से एक रेखा खींच दी भाई हमने, जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और इसको हमने क्या बोला है? पश्चिमी मरुस्थल। इसको हमने क्या बोला है? पश्चिमी मरुस्थल बोला है जी। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉपिक है अपना पश्चिमी मरुस्थल। तो नेक्स्ट आपको लिखना टोपी लगा के कि पश्चिमी मरुस्थल में, ऐसे लिखो यहां पर कि पश्चिमी मरुस्थल में बहुत सारी क्षेत्रीय विषमताएं हैं।
जी, पश्चिमी मरुस्थल में बहुत सारी क्षेत्रीय मरुस्थलीय विषमताएं हैं। क्षेत्रीय विषमताओं का मतलब है जैसा क्षेत्र यहाँ है वैसा यहाँ नहीं होगा, वैसा यहाँ नहीं होगा, वैसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। मतलब अलग अलग क्षेत्र की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। अलग अलग क्षेत्र की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग विशेषताएं तो उनको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय विषमताएं। तो नेक्स्ट आ जाएगा कि अतः, आगे लिखता हूं, अतः पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन किया गया है। उपविभाजन हे भगवान, नहीं बेटा सिरोही नहीं आएगा, नहीं नहीं सिरोही नहीं आएगा, सिरोही नहीं आएगा जी। पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन किया गया है। ये तो रेखा खींची हमने से इस प्रकार से, ये लो, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन किया गया है, ये लो साहब। नेक्स्ट आ जाएगा पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन। नेक्स्ट लिखता हूं, पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन। और यदि हम बात करें इसके उपविभाजन, एक तो आ जाएगा इसका आधार क्या है? इसका आधार है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, अर्थात 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर किया गया। और ये क्या रखना, दो भागों में विभाजन, दो भागों में विभाजन जी, और दो भागों में विभाजन किया गया है। अब मैं आपको यहां से अब इसको और समझा देता हूं आपको। जी समझना बेटा, दो भागों में विभाजन, और दो भागों में विभाजन की बात करें तो ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान के मध्य से होकर के लगभग एक वर्षा रेखा गुजरती है और ये वर्षा रेखा अपनी आ जाती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और अब हमने इस पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन किया है और किसके आधार पर है ना, 25 सेंटीमीटर के आधार पर। तो बेटा इस प्रकार से यहां से मैंने खींच दी आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये आपको चित्र बनाना होगा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और इस 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के इधर वाला जो भाग है इसको मैंने लिखा है ए, और ए को कहा जाता है महान शुष्क या रेतीला मरुस्थल। महान शुष्क या रेतीला मरुस्थल, ए महान शुष्क रेतीला मरुस्थल, और ये हो गया आपका बी, और इसे कहा जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल जी। और जैसे जैसे अब इनको पढ़ेंगे हम लोग अपने करंट का डाटा भी इसके साथ जोड़ते चले जाएंगे ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे जी। हो गई यहां से बातें? ओके साहब। अब देखो यहां से कुछ और भी बता सकता हूं मैं बातें, यहां से एक चीज और बता सकता हूं। यदि हम बात करें इसी पश्चिम मरुस्थल में, यहां लिख लेना, यदि एक प्रश्न आ जाए कि गुरुजी इसका ढाल कितना है, इसका ढाल किधर है, तो ढाल की बात करें, ढाल जो है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। अपने पश्चिमी मरुस्थल का ढाल किधर है? उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। ठीक है भाई जी, जी जी रामदेव।
तो इसका ढाल की भी याद रखना। और अब यहाँ से बात करते हैं आगे। अब इसको उतारो, ये उतारो साथ साथ, फिर और आगे चलेंगे मेरे बेटा। तब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूँ भाई, जुकाम पिंड छोड़ नहीं रही है। जी कैलाश, शकुंतला भाई मिल जाएंगे बेटा वीडियो, आज आपके एपिसोड पूरा अपडेट हो जाएगा। दीपक कुमार बंसल, मैंने सोचा चलो यार कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना, इसलिए उस पोर्शन को थोड़ा सा मैं वेट कर गया। इकोनॉमिक सर्वे का, हाँ मैं सोचा इकोनॉमिक सर्वे आ ही जाए फिर उसको चर्चा कर लेंगे यार, अभी आया नहीं वो। मैं सोचा आ जाएगा, वेट कर रहा था, नहीं आया। मंडे को नहीं आया तो नहीं आया भाई, क्या इलाज है। छः 600 से 400 मीटर एक बच्चे ने, गजराज गुजर बेटा 600 से 400 मीटर, 600 से 400 लेंथ 600, ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उबली उबली राबड़ी पियो बेटा, राबड़ी पी ली, हाँ। लक्ष्मी रामावत आ जाएगा बेटा, आप थोड़ा सा मतलब अपने आप पे विश्वास रखो, सब चीज़ें हो जाएंगी। राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब होगा बेटा, अभी कुछ नहीं है। ठीक है जी, आगे देखो बेटा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ भाई, सबसे पहले ए लिखता हूं मैं। ए कौन सा है? महान शुष्क या रेतीला मरुस्थल, यही है। और यहां से हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से अपनी वर्षा रेखा जो हो जाएगी, ये तो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और उसके बाद में इधर कुछ इस अनूपगढ़ क्षेत्र की बात करें, इधर से बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और कुछ हिस्सा बाड़मेर का। अब जोधपुर नहीं आएंगे। ये जो क्षेत्र है ये वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर। अब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इस महान मरुस्थल में आए। एक तो यहां पर हो जाएगी वर्षा, तो मेरे बेटो यहां पे वर्षा कितनी है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहां पर होती है। एक और देखो यहां से आशीष बेटा, अभी वो प्रश्न पे हम लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे। यहां से एक चीज और बता दूं, यहां से ये जो मैप है ना, इस मैप के आधार पे कई बार प्रश्न आया हुआ है। कौन सा है बता देता हूं। एक प्रश्न आया हुआ है यहां से कि राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा पूछे तो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और प्रश्न आ जाए राजस्थान में महान मरुस्थल की पूर्वी सीमा, तो क्या जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलो
अब इस 25 सेंटीमीटर की बात करें, यहाँ पे वर्षा कितनी है, 25 सेंटीमीटर से कम। और एक यहाँ पर आ जाएगी विस्तार के जिले कि सामान्यतः इसमें विस्तार के जिले कौन से हैं, तो आपके बीकानेर, एक जैसलमेर और एक तो है फलोदी। ये तो पूरे पूरे ही हैं, ये तो पूरे पूरे हैं भाई, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी। एवं कुछ भाग अनूपगढ़, चूरू और बाड़मेर जी। कुछ भाग किसका है, अनूपगढ़ का भी है, कुछ भाग अनूपगढ़ का भी है, चूरू का भी है और बाड़मेर का भी है। ठीक है साहब, ये बात को याद रखनी है यहां से। तो ए की बात करें, ए महान शुष्क रेतीला मरुस्थल, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इसका विस्तार में मुख्य रूप से जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में है। लेकिन हाँ, कुछ हिस्सा अनूपगढ़ का भी है, कुछ हिस्सा चूरू का भी है और कुछ हिस्सा किसका आता है, बाड़मेर का भी आता है। एक आता है कि यहाँ रेत के टीले, यहाँ रेत के टीले अधिक हैं, यहाँ रेत के टीले अधिक हैं और रेत के जो टीले होते हैं इन्हीं को कहा जाता है बालू का स्तूप। इसका मतलब ये हुआ कि इस महान रेतीले और शुष्क मरुस्थल की बात करें, यहाँ पर बालू का स्तूप अधिक है साहब, यहाँ पर बालू का स्तूप क्या है, अधिक है। ये बात यहाँ से आ जाएगी, नहीं जोधपुर नहीं शामिल करेंगे इसमें, हम जोधपुर इसमें अब शामिल नहीं करेंगे मेरे बच्चे, फलोदी वाला ऐसा चला जाएगा। तो यहाँ पर रेत के टीले अधिक हैं। चले आगे, अब यहाँ पर बात आती है कि गुरुजी इस क्षेत्र में रेत के टीले अधिक हैं, बालू का स्तूप है, तो पहले तो चर्चा किसकी कर लेते हैं, बालू का स्तूप की कर लेते हैं। बालू का स्तूप का मतलब क्या होता है, पहली चीज रेत का जमाव, रेत का जो जमाव होता है ना, इस रेत के जमाव को ही क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। रेत के जमाव को ही क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। एक इन बालू का स्तूपों के निर्माण की बात करें कि भाई इन अरे राम रे, भगवान, एक मिनट भाई, शादी मंगी पड़ गई यार, नींबू की चाय जो सब पी लेते, फिर ये छींक आ कि मेरे पेट में दर्द होने लगे। है ना, चलो इसको आज यही आराम देंगे। एक बच्चे ने कमेंट्स किया भी कि गुरुजी बहुत तगड़ा मैसेज किया भाई जी, बाकी को मैसेज आने नहीं दे रहा है, तो ये क्या कहा है कौन, और तेरे कितना लंबा छोड़ा मैसेज कर दिया भाई, मौज कर दी। नाम ऐसे ले दूंगा छोरे, नाम लेना हो ना तो ऐसे कह दिया करो, गुरुजी मेरा नाम ले दो, मैं घर वालों के सामने सरी बन जाऊंगा कि देख बच्चा पढ़ रहा है। इस भाई ने तो पेज इतना टाइप कर दिया, मैं ऊपर कर रहा हूँ लेकिन ओ तेरी की, ओ हो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, क्या किया, क्या रहे मेरे गुलगुले डोपो ही गिरे। मेरे को ऐसे कह दिया करो कि भाई नाम देखो, एक मैसेज टाइप किया गया, भाई रे, मतलब इतना तो नोट्स बनाने में लगा था टाइम, अब तो नाम बिल्कुल नहीं हुआ। इसने कहा राजस्थान ज्योग्राफी कब तक होगी, टाइम कितना लगेगा,
5 दिन हुए चालू हुए, और अभी क्या चाहिए इसको, राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट। अब तो बिल्कुल ही नाम नहीं लूँगा। अब लेना चाहिए क्या बताओ? इसने इतना बड़ा मैसेज टाइप कर दिया जी, पूछे मत भाई। कठे गुंजारे मेरे बच्चों ना, तो कोई नहीं, आज दीपिका की मैच ले लेने बच्चा, है ना भाई। अरे भारे नहीं भाई, अब नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, आज के बस इतना ही, और बाकी चर्चा अब करेंगे हम लोग कल, क्योंकि अब नाक में ज़्यादा खुजली स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।